यानी JF-17 थंडर में इस्तेमाल होने वाले इंजन RD-93 को लेकर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिनकी अपनी फजाइया में 80% तैयारे रशियन साख्ता हैं और इन तैयारों में रशियन साख्ता इंजन इस्तेमाल किया गया है। और RD-93 इंजन जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, MiG-29 में यही इंजन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनके पास Su-30 MKI है और MiG-21 है, इसमें भी रशियन साख्ता इंजन इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि इन लोगों ने अपने तैयारों को MiG-29 को, MiG-21 को या Su-35 को इंजन के लिहाज से एक कमजोर और नाकाम तैयारा कहा हो? तो MiG-29K के रिलायबिलिटी इशू के बारे में हम बात कर चुके हैं, जहां पर पहले ही कई क्रैश हो चुके हैं। 2011 के क्रैश में दोनों पायलटों की मौत हो गई थी। उसके बाद 2016 में रशियन MiG-29K क्रैश हुआ था, जहां पर पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया था। बाकी CAG की रिपोर्ट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर क्रिटिसाइज किया गया था इस एयरक्राफ्ट को, इसके एयरफ्रेम को, इसके इंजन्स को, इसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम को। जहां पर जो सर्विसेबिलिटी है MiG-29K की, उसे बताया गया था 15.93% से लेकर 37.63% तक, और जो ट्विन सीटर KUB वर्जन्स हैं उनकी सर्विसेबिलिटी को 21.30% से लेकर 47.14% तक बताया गया था। जहां पर करीबन 40 इंजन, जो कि 62% होता है टोटल इंजन्स का, उन्हें सर्विस से विड्रॉ किया गया था डिज़ाइन डिफेक्ट्स की वजह से। तो ये जो सर्विस लाइफ है ये बहुत पहले से इशू है। बाद में ये बात और है कि इन इशूज़ पे काम किया गया है, चीज़ों को काफ़ी सुधारा गया है, पर चीज़ें पूरी तरीके से सही नहीं हुई हैं। यही रीज़न है कि इंडियन नेवी MiG-29K को और ज़्यादा नंबर में ऑपरेट नहीं करना चाहती और वो अपने ऑप्शंस को तलाश रहे हैं। एडजस्ट किया गया। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शुरुआत में जो इनिशियल वेरिएंट था पहला, वो यूज़ करता था AL-31FU इंजन, जो कि ज़्यादा पावरफुल भी था और पिच या थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता था। वेराज जो आपका AL-31FP इंजन है जो करंटली यूज़ हो रहा है, ये खाली पिच थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता है। दूसरी चीज़, इसकी जो पूरी सर्विस लाइफ है वो खाली 3000 घंटे की है, जो कि काफ़ी पुअर है। जहाँ तक रही बात आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट की, तो वो 123 किलो न्यूटन्स का है, जो कि ठीक ठाक है इस एयरक्राफ्ट के साइज़ के हिसाब से, पर बहुत अच्छा नहीं है। तो इस एयरक्राफ्ट के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं। जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी पुअर है इन कंपैरिजन टू जो आपके वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो रफाल होगा, इवन तेजस की अवेलेबिलिटी इसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप वीडियो की स्टार्टिंग देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किसके ऊपर है। ये शामोन टीवी के ऊपर है। ये शायद से मेरी इसके ऊपर दूसरी वीडियो है और मेरी पुरानी वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ आए थे, तो थैंक यू फॉर डैट। और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था वो आपने जैसे सुना कि इंडिया में Su-30 MKI MiG-29 के इंजन को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता, और फिर मैंने डिफेंस मैन्युफैक्चरर का वीडियो दिखाया। तो मैं ये डिफरेंस दिखाना चाहता था कि क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट में और एक इंडियन डिफेंस एनालिस्ट में। यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि बात JF-17 के बारे में हो रही है, मगर ये टॉपिक को घुमाए जा रहे हैं। सर, ग्रीस में JF-17 के इंजन के ऊपर जो आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे, इंडिया वाले भी अपने Su-30 MKI और MiG-29 में रशियन इंजन यूज़ करते हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? उनसे पूछिए। हाँ, इंडिया में तो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा Su-30 MKI के इंजन को, MiG-29 के इंजन को। आप लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? आप प्रोपेगेंडा है ये। टी वॉज फैंटास्टिक। तो सबसे पहली बात, इंडिया में शायद से हर एक बंदे ने MiG-29 को और Su-30 MKI के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ बुरी बोली है, वो है उसका इंजन। इंडिया में लोग चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर किसी को एक ड्रोन का प्राइस ज़्यादा लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में बवाल मचा देता है। वहीं पाकिस्तान में अगर शामोन चाचा बोलते हैं सब चंगा सी, तो सब चंगा सी। इंडिया बालाकोट में घुस गया, हमारे एयरक्राफ्ट कुछ नहीं कर पाए, सब चंगा सी, क्योंकि शामोन टीवी ने बोला है। इंडिया 2016 में पूरी सर्जिकल स्ट्राइक करके चला गया, सब चंगा सी, क्योंकि शामोन टीवी ने बोला है। JF-17 का इंजन में प्रॉब्लम है, सब चंगा सी, क्योंकि शामोन टीवी ने बोला है। इंडिया में लोग इवन तेजस को क्रिटिसाइज करते हैं कई सारी चीज़ों को लेके, जैसे कि उसकी रेंज, उसका प्राइस। वहीं पाकिस्तान ने, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि JF-17 अच्छा है तो वो अच्छा है, हमें अपनी खुद की रिसर्च तो करनी नहीं है, हम तो अंधे हैं, हम तो बहरे हैं। हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने बोल दिया अच्छा है तो अच्छा है, उसमें तो कोई कमियां हो ही नहीं सकती। चाहे एक बंदा सारे प्रूफ प्रोवाइड कर दे, तब भी ये लोग नहीं मानते। पहले जब
इनके JF-17 के इंजन के ऊपर आर्टिकल लिखे गए तो ये लोग बोलते हैं गोदी मीडिया। और फिर जब ग्रीस में एक न्यूज़पेपर ने JF-17 के ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया तो फिर वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो गई। अभी मैं आगे का और वीडियो प्ले करता हूँ कि ये चचा बोल क्या रहे हैं। फाइटर जेट नहीं है। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका के पेट में मरोड़ की वजह तो सामने आती है कि इन लोगों को पता है कि जब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मार्केट में आएगा तो यूरोपीय और अमेरिकी तैयारों की मार्केट मुकम्मल तौर पर खत्म होने जा रही है। जबकि दूसरी And gentlemen, I think my brain just committed suicide. I can feel it bleeding. अरे हाँ भाई, JF-17 के आने के बाद तो लॉकहीड मार्टिन और बोइंग का मार्केट खत्म। उनके तो स्टॉक प्राइस सारे नीचे गिर जाएंगे। अरे यूके ने तो अपने F-35 की डील को कैंसिल करके JF-17 ब्लॉक 3 खरीदने का प्लान बना लिया है। सऊदी अरेबिया तो अपनी देश की आधी ऑयल फील्ड्स देने को तैयार हो गया है, उनको सिर्फ JF-17 चाहिए। और रशिया तो JF-17 के बदले अब 2000 न्यूक्स तक देने के लिए तैयार हो गया है। खुद अमेरिका JF-17 को स्मगल करना चाहता है अपनी कंट्री में। थेनोस को किसने मारा था? JF-17 ने। डेथ स्टार को किसने उड़ाया था? JF-17 ने। वो तो लूक स्काईवॉकर का क्रेडिट ले गया। खुद एम्परर पैल्पैटिन 7 गैलेक्सी पार करके पाकिस्तान आए थे JF-17 की डील साइन करने। आप सबको पता नहीं होगा, पहले मार्स पे लोग रहा करते थे, मगर JF-17 ने अपनी 10th जनरेशन टेक्नोलॉजी यूज करके, टाइम ट्रेवल का यूज करके, JF-17 ने नासा के मार्स पहुंचने से पहले वहां के सारे लोगों को मार दिया, क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे। भाई सच में यार, रशियन और अमेरिकन एयरक्राफ्ट की तो मार्केट खत्म होने वाली है। नहीं, मार्केट नहीं, मार्केट खत्म होने वाली है। JF-17 में ऐसी 10th जनरेशन टेक्नोलॉजीज है, मैं बताता हूँ। JF-17 के रेडार की रेंज भले ही 170 किलोमीटर हो, मगर वो 300 किलोमीटर दूर एक टारगेट को लॉक कर सकता है। कैसे? 10th जनरेशन टेक्नोलॉजी है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। JF-17 में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये दूसरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकता है, कि मिसाइल दूसरा एयरक्राफ्ट फायर करेगा मगर कंट्रोल हम कर रहे हैं। तभी तो मिसाइल 27 फेब को F-16 में फायर करी, मगर क्रेडिट कौन ले गया? JF-17। अब पूछो कैसे? भाई 10th जनरेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं इनके वीडियो का तीसरा पार्ट प्ले करके दिखाता हूँ। मुकम्मल तौर पर खत्म होने जा रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर इनके नाजायज बेटे को देखें, इंडिया को, तो इंडिया की जानब से, इंडियन मीडिया की जानब से इस वक्त JF-17 थंडर के खिलाफ तारीख का बदतरीन मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और मोदी की जानब से इंडियन मीडिया को हड्डी डाली गई है कि आपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के खिलाफ भौंकना है और इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना है। दोस्तों, हेलो चीफ एडिटर साहब जी, मोदी जी साहब, JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर एक कड़क सा आर्टिकल लिख दो। इतनी बुराई करो कि शामल चचा की गांड जल के लाल हो जाए। जी सर। अबे देश का प्राइम मिनिस्टर है वो चूतिए, उसके पास और भी काम है। JF-17 के ऊपर आर्टिकल बनाने का समय नहीं है उनके पास। पाकिस्तान में भी उल्टा है, प्रोपोगेंडा को फैक्ट माना जाता है और फैक्ट को प्रोपोगेंडा। मैं बता रहा हूँ, कल को भगवान आके नीचे धरती पे बोल दे कि RD-93 इंजन में प्रॉब्लम है, ये बंदा भगवान के साथ आर्गुमेंट में भेज जाएगा और बोलेगा कि आप हमारे JF-17 से जलते हैं, क्योंकि हमारा JF-17 आपसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो अब वीडियो का चौथा पार्ट प्ले करते हैं। 17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब इन लोगों के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कितने टैलेंटेड लोग हैं। दोस्तों, इंडिया की आबादी है 1 अरब और 33 करोड़ और ये कितने टैलेंटेड लोग हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 15-20 साल पहले इन लोगों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया। एक रुस्तम नामी इन लोगों ने ड्रोन बनाने की कोशिश की, नहीं बना, मुंह पे गोबर पड़ा, चले गए अपने वाले साहब के पास, अमेरिका के पास चले गए। हमसे ड्रोन नहीं बना बापू, हमसे ड्रोन नहीं बना, इसलिए हमें ड्रोन दे दें। तो अमेरिका को क्या चाहिए थी? 2 आंखें। अंधे को क्या चाहिए थी? 2 आंखें। अमेरिका ने अपने ड्रोन इनको दे दिए। वैसे भी तुर्की के ड्रोन ने जब से आर्मेनिया में तबाही मचाई है, अमेरिका के ड्रोन्स को तो कोई मुल्क खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो अमेरिका ने अपने नाजायज बेटे को ड्रोन दे दिए, भारी कीमत पे दिए इन लोगों को ड्रोन। इसके बाद इन लोगों ने एक अर्जुन रामपाल टैंक है आई थिंक, इसको बनाने की कोशिश की को 25-30 साल ये लोग लगे रहे एक टैंक को बनाने की खातिर। मसलन इन लोगों ने अपने हथियारों के नाम अपने फिल्मी हीरोज के नाम पे रखे हैं। अर्जुन रामपाल को इन लोगों ने बनाने की कोशिश की, नहीं बना, मुंह पे गोबर पड़ा, थोड़ा सा गोबर मुंह के अंदर भी चला गया, चले गए अपने साबका बाप की तरफ, रशिया की तरफ चले गए। रशिया से कहा बापू टैंक नहीं बना। रशिया ने इनको धड़ाधड़ भारी कीमत पे T-90 टैंक देना शुरू कर दिए। इसके बाद इन लोगों ने एक
लाइट अटैक हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की, 1-2 यूनिट भी इन लोगों ने बनाए हैं, लेकिन बुरी तरह से फ्लॉप हुए। इसमें ये गोबर पड़ा मुंह पे। अमेरिका के पास चले गए, अपने अब्बा जी के पास, जो नए नए इन्होंने अब्बा जी बनाए हैं, उनसे अपाचे ले आए। टर्किश ड्रोन ने अमेरिकन ड्रोन्स का मार्केट खत्म कर दिया। चलो देखते हैं कितनी कंट्रीज ने MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ताइवान, UAE, बेल्जियम, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, नेदरलैंड्स। हाँ, ये सब कंट्रीज तो चूती हैं। इनके पास तो दिमाग है ही नहीं। दिमाग तो इनके पास है ना जिन्होंने बायरक्टर ड्रोन खरीदा है टर्की का, जैसे कि अजरबैजान, लीबिया, कतर, टर्की, यूक्रेन। बाकी कंट्रीज तो चूतियां हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। सब तो आपको पता है, आप तो स्वयं भगवान हैं इस इंडस्ट्री के, सारा ज्ञान है आपके पास। बायरक्टर और MQ-9 के बीच डिफरेंस भी पता है। MQ-9 रीपर एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है, वहीं बायरक्टर मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन है। दोनों के बीच में फर्क है, दोनों की मार्केट में फर्क है। अर्जुन टैंक का नाम किसी एक्टर के ऊपर नहीं रखा गया है, वो महाभारत के योद्धा अर्जुन के ऊपर रखा गया है। रिसर्च कर लिया कर। इंटरनेट सस्ता है पाकिस्तान में, इंटरनेट कम पड़ रहा है तो खरीद ले 3 GB का प्लान। और हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि इंडियन आर्मी अभी अर्जुन के करंट वेरिएंट से इतना खुश नहीं है, वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से पूरा नहीं करता। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है। और एक बात बताओ, तुम लोगों ने भी तो अल खलीद का प्रोडक्शन बंद करके VT4 टैंक खरीदा है चाइना से। मतलब तुम टैंक खरीदो तो सही बाहर से, मगर हम बाहर से टैंक खरीदे तो वो गलत। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वहीं अगर LCH की बात करें, मैं फिर से बता रहा हूँ, LCH और अपाचे में डिफरेंस है। रिसर्च कर लिया कर। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट मतलब समझ में आता है लाइट का। दोनों के पर्पसेस अलग हैं। अपाचे को राजस्थान और पंजाब वाले रीजन के लिए लिया गया है, वहीं LCH को हिमालयन रीजन के लिए लिया गया है। अभी यही सेम क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लूँ तो, जब तुम्हारे पास JF-17 है तो J-10 क्यों खरीद रहे हो? JF-17 तो 10th जनरेशन से आ रहा है ना, उसमें क्या कमियां हैं जो J-10 चाहिए? तुम्ही ने वीडियो बनाया था पाकिस्तान बाइंग J-10, क्यों खरीद रहे हो? नहीं बन पाया। आबादी तो बहुत है तुम लोगों की भी, क्यों खरीद रहे हो? JF-17 ढंग से नहीं बन पाया। और लोग इनके सुबह सुबह खेतों को जाते हैं हगने के लिए। 70 करोड़ आबादी इन लोगों की सुबह सुबह खेतों में हगने के लिए जाती है, इनके घरों में टॉयलेट तक नहीं है। और ये लोग पाकिस्तान के JF-17 थंडर पे तनकीद कर रहे हैं। जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर यह भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के। हमारे हालात थे उनके भी, तो यानी कि सब। तो भाई लोग, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इससे ज़्यादा मैंने इसकी वीडियो की क्लिप्स दिखा दी तो आपके और मेरे कान में से खून निकलने लगेगा। तो अगर आपके कान में से पहले से ही खून निकलने लगा है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि इसकी वीडियो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको शामान टीवी के ऊपर और मीम्स चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डिफेंस मैट्रिक्स मीम पेज को फॉलो करें। इसे मैं और मैट्रिक्स सब मिलकर चलाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी शामान टीवी पसंद नहीं है। गुड बाय।